रजत कैन यू हियर मी? यस सर। ओके ग्रेट। तो गाइस आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताया था बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक तो आप इसको बोल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कैसे कि इंटरनली जो भी आप जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं, कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं, कोई बिजनेस अगर किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो तब तो वो एक्सटर्नल हो जाएगी, यानी कोई ना कोई एक्सटर्नली उसके साथ उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था। लेकिन कुछ और भी ऐसी एंट्रीज होती हैं जिनको आप रिकॉर्ड करते हो जिसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया किसका, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कोई पार्टी इन्वॉल्व हुई क्या? आंसर इज नो। ये तो बिजनेस अपने आप इस चीज को इफेक्ट देने के लिए कि जो आपके एसेट्स हैं वो जैसे जैसे आप यूज कर रहे हो उसका वैल्यू कम हो रहा है, उस चीज को इफेक्ट देने के लिए एक एंट्री अपनी बुक्स में डाल। क्लियर? समझ आया? इसमें लेकिन कोई इन्वॉल्व तो नहीं है, जो आपने खरीदा था तब इन्वॉल्व हुआ होगा और वो एक्सटर्नल में गया होगा। लेकिन जब डेप्रिसिएशन को आप रिकॉर्ड करोगे तो ये क्या कहलाएगी, इंटरनल। और इसका एग्जांपल एक दो और मैं अगर देना चाहूँ तो आप आगे जाके पढ़ोगे प्रोविजन, कि आप अपने कई खर्चों के प्रोविजन बनाते हो। ठीक है, कि अगर कोई खर्चा हमारा या कोई नुकसान हमारा होने वाला है आगे फ्यूचर में तो हम उसकी अभी से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो उसमें भी अभी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं। प्लस एक और एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री करते हो, तो रेंट में तो आपने जब रेंट पे किया तब तो आपका सेकंड पार्टी इन्वॉल्व था। लेकिन अगर मैं आउटस्टैंडिंग रेंट बोल रहा हूँ तो उसमें तो कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ, सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, इंटरनल ट्रांजेक्शन। और एक्सटर्नल हो गए जिसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व। अच्छा, इसी चीज को दूसरे तरीके से और कैसे बाइफरकेट किया जा सकता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जहाँ कैश इन्वॉल्व हुआ, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है तो ट्रांजैक्शन हो गई। और जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उधार पे कोई ट्रांजैक्शन हो गई, आपने उधार पे माल खरीदा, उधार पे माल बेचा, तो वो क्या हो गई, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। तो दीज आर टू डिफरेंट बाइफरकेशन। तो अलग अलग तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करके बताया। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं। अकाउंट क्या होता है? हाँ, अब ये चीजें हालांकि और अच्छे से क्लियर होगी जब आप लेजर करोगे, जब जर्नल लेजर ये चीजें करोगे, बट एक कोशिश करते हैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बता। जैसे आप रजत फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि आप अपने स्कूल में जाते हो तो जो कैंटीन वाला होता है उससे अगर आप कुछ भी चीजें आप खरीद रहे होते हो उधार पे, तो वो नोट करता रहता है कि आपने कितना कितना उधार पे खरीदा। करता है कि नहीं करता रजत? तेरी आवाज नहीं आ रही रजत। यस सर। हाँ, तो कैसे नोट करता है? वो बस ऐसे ही लिख लेता है 100 रुपए। सर नो, सर अकाउंट के अंडर एंट्री करते हैं, मतलब यानी वो जिन जिन के नाम पे होता है। तो उसने तेरा नाम लिखा होगा पहले, जैसे मान ले तूने 100 रुपए की चीज ली उससे उधार पे, तो वो लिखेगा रजत के अंदर, है ना? यस सर। या तो उसने कुछ ना कुछ एक रजत का कहीं पे नाम लिखा हुआ होगा, उसके आगे वो प्लस करता जाएगा, है ना? और इसी तरह से कल को अगर प्रथम आया, प्रथम ने आके उससे 300 रुपए की चीज उधार ली, तो वो रजत पे थोड़ी ना डाल देगा, इसमें लिखेगा प्रथम। तो यानी उसने हर बच्चे का एक अलग से रिकॉर्ड रखा होगा। ठीक है? अब वो लोग कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, वो तो बस रजिस्टर में नाम लिखते जाते हैं, एक एक लाइन में एक एक बंदे का लिखा होता है, उसमें प्लस करते चलते हैं, है ना? नॉर्मली इस तरीके से। जब हम बिजनेस में इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो हम एक प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है? अकाउंट कुछ ऐसा सा दिखता है। मैं अकाउंट का हल्का सा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आपको। देखो, पर्टिकुलर अमाउंट, हाँ मैंने इसमें सॉरी कॉलम और भी आएंगे, मैं एक्चुअली 12th वालों के हिसाब से बनाने लग गया था। हाँ जी, देखो ये अमाउंट का कॉलम हो गया, सबसे नीचे में डबल लाइन लिख सकते हैं, ये डेट का आ गया, अमाउंट एंड डेट। ये आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। और एक कॉलम और आता है यहाँ पे छोटा, जिसको बोलते हैं जीरो। जब हम करेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आप ये मान के चलो ये दो साइड्स हैं। ठीक है, ये दो साइड्स होती हैं, इसको इसीलिए हम टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। ध्यान से देखो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये टी सा बन जाएगा, टी बन गया। क्लियर? तो ये दो साइड्स हो गए, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड। क्लियर? और जैसे मैं फॉर एग्जांपल रजत का अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा रजत।
क्लियर हो गया? तो ये जो एक हमने फॉर्मेट बनाया है जिसमें मैं रजत से रिलेटेड एंट्रीज करूंगा, तो ये रजत का अकाउंट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं प्रथम का बनाऊंगा, प्रथम का भी सेम फॉर्मेट बनेगा, उसके नाम ऊपर लिखूंगा। तो यानी अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन आ रही है वो वहां समराइज करता है। समझ आया रजत? यस क्लियर सर। हुआ? अब अगेन मैं अभी कोई डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मोटा मोटा एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप अभी आप पढ़ो तो थोड़ा सा एक आइडिया समझ में आ जाए अकाउंट है क्या। बाकी हम ये अकाउंट पूरा डिटेल में करेंगे जब लेजर का चैप्टर करेंगे। देखो कह रहा है इट रिकॉर्ड्स, ध्यान से देखें जरा क्या कहता है। इट रिकॉर्ड्स, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड, यानी किसी एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस होती है वो हमें उस पर्टिकुलर अकाउंट में दिख रही है। यानी रजत से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन होगी रजत में अकाउंट में दिख रही होगी, प्रथम से रिलेटेड जितनी होंगी वो प्रथम के अकाउंट में दिख रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस से रिलेटेड जो होंगी वो सारी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के अकाउंट में दिख रही होगी। हर चीज का एक अलग अकाउंट बनता है, हर चीज का, जितने भी आप नाम बोलोगे बिजनेस में, जो भी आप नाम से एंट्री कर रहे होंगे उसका एक अलग अकाउंट। क्लियर है रजत? यस सर। तो ये अकाउंट हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल तो आपको पता है, ध्यान से देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय प्रोप्राइटर। एंटरप्राइज का मतलब क्या है? एंटरप्राइज, फर्म, बिजनेस, सब एक ही बात, एक ही चीज को हम अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। एंटरप्राइज, फर्म, बिजनेस, सब एक ही बात। क्लियर? तो जो भी पैसा, अमाउंट, सॉरी पैसा नहीं बोलना चाहिए, अमाउंट। अमाउंट वर्ड इज अ वाइडर वर्ड। यहाँ ये नहीं लिखा कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड, ध्यान से देखो। मनी होता तो सिर्फ हम बात कर रहे होते पैसों की, नहीं, अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट का मतलब किसी भी फॉर्म में जो भी ओनर से बिजनेस के पास आया वो सारा कैपिटल कहलाता है। तो अगर ओनर ने कोई स्कूटर भी लगाया है बिजनेस में, कोई बिल्डिंग लगाई है बिजनेस में, तो वो भी कैपिटल कहलाता है। क्लियर? तो मनी मत लिख के आना, अमाउंट लिख के आना। ठीक है? क्या लिखा है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। अगर अभी हम बात कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप की जिसमें एक ही ओनर होता है, तो वहाँ जो प्रोप्राइटर होता है वो पैसे लगा रहा है, और बाय पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो पैसे लगाते हैं, वो ओनर। क्लियर? और कंपनीज के केस में आप देख रहे हो नीचे कंपनीज लिखा है, कंपनीज के केस में जो ओनर होते हैं, जो पैसे लगा रहे होते हैं, उन्हें क्या बुलाते हैं हम? शेयर होल्डर्स। ये सारी चीजें आप डिटेल में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ोगे, और प्लस 12th में और आपको अच्छे से समझाऊंगा शेयर होल्डर को हम शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल का ही दूसरा नाम और क्या होता है? ओनर्स इक्विटी। ठीक है? कैपिटल को दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? ओनर इक्विटी या नेटवर्थ। आपने ये चीज करी भी थी अकाउंटिंग इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में नेटवर्थ आया था कि नेटवर्थ कैलकुलेट करो, तो मैंने बताया था नेटवर्थ इज नथिंग बट कैपिटल। कैपिटल को ही नेटवर्थ या ओनर इक्विटी के नाम से भी बुलाते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या हो गया कैपिटल का? भाई अगर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटीज को दूसरी साइड ले जाओगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा ना, एसेट माइनस लायबिलिटीज, है कि नहीं? क्लियर? चलो आगे यस। आते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? अमाउंट विड्रॉन या गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। जो ओनर जो भी आप बिजनेस में से निकाल के ले जाता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। लायबिलिटी ये भी करा चुका हूँ। लायबिलिटी मींस अमाउंट ओड बाय बिजनेस टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू अदर्स। समझ में आ रहा है? जो बिजनेस ने देना है किसी को, बिजनेस एज अ ऑब्लिगेशन टू पे टू अदर्स इज कॉल्ड लायबिलिटी। दो तरह की लायबिलिटी है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरनल लायबिलिटी हो गई जो ओनर की तरफ है, ओनर से इंटरनली लिंक्ड है, तो ओनर की तरफ जो लायबिलिटी है उसे इंटरनल लायबिलिटी कहलाते हैं। और उसके अलावा किसी को भी कुछ पे करना है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। क्लियर? तो इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर हो गया रजत? यस सर। आगे चलते हैं। नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। तो आप लायबिलिटी को अलग अलग तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो। एक तरीका हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल में, दूसरा तरीका क्या होता है? नॉन करंट और करंट में। ये जरा समझते हैं नॉन करंट और करंट क्या होता है। नॉन करंट का मतलब है ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा के पीरियड में आपको पे करनी है, यानी जिसको अगले 1 साल में पे नहीं करना। ऐसी लायबिलिटी जिसको अगले 1 साल में पे नहीं करना। तो सोचो अगर मैंने किसी से लोन लिया हुआ बेटा 5 साल के लिए, तो यानी मुझे 5 साल बाद उसे पे करना है, तो आज की डेट पे मेरे लिए वो क्या होगी रजत? सर क्या? अगर सर मैंने इस समय लायबिलिटी। अगर मैंने किसी से लोन लिया है, ठीक है, फॉर 5 years, तो यस अगर सर। आज की डेट पे मेरे को ये सोचना हो कि वो नॉन करंट है या करंट, तो मैं उसे क्या बुलाऊंगा? सर नॉन करंट। नॉन करंट। सर क्योंकि वो 5 years के बाद देना है। क्योंकि अगले 12 महीने में तो मुझे पे नहीं करनी ना भाई।
ठीक है। Yes, तो sir. सिंपल सा माइंड में क्लियर होना चाहिए, ऐसी लायबिलिटी जो अगले 12 महीने में पे होने वाली है वो करंट है, और ऐसी लायबिलिटी जो अगले 12 महीने के बियॉन्ड जाएगी, उसके बाद पे करना है, वो नॉन। क्लियर? तो जो हम इसको ये Yes, भी समझ सकते हैं, नॉन करंट का मतलब जो लंबे समय तक चलेगी, लॉन्ग टर्म, और करंट मतलब जो शॉर्ट टर्म, जो जल्दी पे हो जाए। क्लियर? तो आपके क्रेडिटर, बिल्स पेबल, या आपने किसी से छोटा मोटा जो लोन लिया है कुछ, जो अभी आप अगले कुछ महीने में पे कर दोगे, तो वो सब क्या हो जाएगा, करंट लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? तो दिस इज अनदर वे ऑफ बाइफरकेटिंग दी लायबिलिटीज। ओके, अब बात आ गई है जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ चीजें बता रखी है कि हम लायबिलिटीज को किस तरीके से बाइफरकेट करते हैं। ये मैं फिलहाल छोड़ के चल रहा हूँ। जिन अगर आपकी टीचर आपको कराएगी, क्योंकि नॉर्मली ये 12th का पार्ट है, ये 11th में नहीं कराते, ठीक है, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे डाल रखा है कि ये जो कंपनीज के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से हमें कंपनी एक्ट फॉलो करना होता है, वहाँ पे कुछ अपना एक तरीका बताया लायबिलिटीज को डिफाइन करने का। तो फिलहाल मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ, अगर किसी के स्कूल में कराएंगे तो मुझे बता देना, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया था। थिंग्स व्हिच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, देखो क्या लिखा है, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज पापा, ओन्ड बाय एन डेफर्ड रेवेन्यू एंटिटी। एक्सपेंडिचर क्या होता है? हाँ रजत, मैं बताऊंगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तू अनम्यूटेड है। अच्छा, सॉरी सर. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर 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 चल, कोई बात नहीं, अभी इधर फोकस कर, बाद में पूछो पापा से। हाँ जी, देखो, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी। एसेट क्या है, मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी। और एक चीज और बताई थी, राइट टू रिसीव मनी, कि आपको अगर किसी से पैसे मिलने हैं, उसका अधिकार है, तो वो भी हमारे एसेट्स में आता है। ठीक है, आप इसको पढ़ना, वही सारी चीजें लिखिए। अब एसेट्स कितने तरीके के होते हैं, एसेट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो वो किस तरीके से क्लासिफिकेशन बनेगा, मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, जरा यहाँ से समझते हैं इजी वे। देखो, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बताई थी, तो आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे। किसी ने पूछा था लास्ट टाइम, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम, या तो परिका ने पूछा था, या परीक्षा ने पूछा। ओके, सो एक बार जरा यहाँ देखते हैं, डिस्कस करते हैं एसेट्स कितने तरह के होते हैं। तो अगर ब्रॉडली हम डिस्कस करें तो एसेट 3 तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और एक और भी होता है जिसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस। नॉन करंट और करंट तो हमने लायबिलिटी में भी पढ़ा था, तो सेम रूल यहाँ भी है। यहाँ क्या रूल है, अगर कोई भी ऐसा एसेट जो अगले 12 महीने के अंदर कन्वर्ट होने वाला है कैश, उसे क्या बुलाते हैं, करंट एसेट। और कोई ऐसा एसेट जो 12 महीने से भी आगे तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, तो उसे क्या बुलाते हैं, नॉन करंट एसेट। क्लियर? तो करंट और नॉन करंट क्लियर है? हाँ जी रजत, यहाँ तक क्लियर है बेटा? फिक्टिशियस पे मैं अभी आऊंगा, फिलहाल उसको छोड़ के चलते हैं। अब जब हम नॉन करंट की बात करते हैं, तो नॉन करंट एसेट को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, और अदर नॉन करंट। तो पहला समझते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में फर्दर 2 बाइफरकेशन करे थे, कौन से, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गए ऐसे फिक्स्ड एसेट जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? इनटेंजिबल कौन से हो गए, जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसके मैंने एग्जांपल दिए थे, जैसे गुडविल, जैसे हल्दीराम के नाम से आप जाते हो उस हल्दीराम के आउटलेट में, आपको नहीं पता कि कौन खाना बना रहा है, वहाँ कौन है कौन नहीं, कुछ नहीं पता, कौन ओनर है ये भी नहीं पता, तो आप उसके ब्रांड नेम से जा रहे हो, जिसको क्या बुलाते हैं हम टेक्निकल वर्ड्स में गुडविल। ट्रेडमार्क मैंने बताया था कि जैसे आप मेरा एक लोगो देख रहे हो, जब आप देखते हो मेरा लोगो, एक A+ करके लोगो बना हुआ, वो मेरा ट्रेडमार्क है। गोइंग फॉरवर्ड मैं उसको पॉपुलराइज कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे ये रहेगा कि हाँ, ये क्लासेस जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे ये ट्रेडमार्क आपको दिखाई देगा। अकाउंट्स प्लस, जैसे मेरा नाम जो अभी डाला हुआ है, इस नाम से आपको दिखेगा। इसको ब्रांड नेम भी कहते हैं, और साथ में जो मार्क होता है, जो मैंने प्लस का मार्क जैसे बना रखा है A+, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है, मैंने बताया था कि जैसे आप कोई फॉर्मूला वगैरह इजाद करते हो, तो बड़ी मेहनत लगती है कोई भी फॉर्मूला बनाने में। ठीक है, तो ऐसे अगर मैंने फॉर्मूला बनाया, कोई डेवलप किया, और वो कोई भी यूज कर लेगा, तो मेरी तो सारी मेहनत बेकार। तो हम उसको पेटेंट करा लेते हैं फॉर्मूले को, और कुछ एक पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स, कि 20 साल तक सिर्फ मैं ही वो फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, और कोई यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है?
कॉपीराइट होता है, मैंने बताया था कि आप कोई भी ऐसा राइट, जैसे ऑथर्स है, मैंने एक टीएस ग्रेवाल की बात की थी, तो टीएस ग्रेवाल सर जो है उन्होंने बुक लिखी हुई है अपनी, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो, अगर आप देखोगे तो उसके साथ में लिखा होता है ऑल राइट्स रिजर्व, कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व वेज किसके साथ है, जो उसका पब्लिशर है उसको राइट मिला हुआ है। तो टीएस ग्रेवाल सर ने सिर्फ उसी को राइट दे रखा है। पब्लिशर का नाम अगर आप पढ़ोगे साथ में तो आपको मिलेगा लिखा हुआ सुल्तान चंद, देखो नीचे लिखा हुआ दिखेगा आपको सुल्तान चंद। तो सुल्तान चंद इज द पब्लिशर जिसको इसकी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज बनाने का टीएस ग्रेवाल सर से राइट मिला। तो ये कॉपीराइट नॉर्मली कहाँ पे होता है, ऑथर्स वगैरह जहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं, जहाँ बुक्स वगैरह की बात करते हैं, या कोई ऐसा लिटरेचर होता है जिसको आप अलाउ नहीं करते कि ये मल्टीपल कॉपीज कोई भी बना सके, तो वहाँ पे कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट। तो ये हो गए आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर हो रहा है यहाँ तक रजत? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, यहाँ तक समझ में आया? ओके। दो और होते हैं नाम इसमें, दो नाम और भी होते हैं, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अगर मैं खुद बना रहा हूँ, जैसे बिल्डिंग, ठीक है, अगर मैं खुद बिल्डिंग बना रहा हूँ और बिल्डिंग अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, तो उसको बुलाते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बुलाते हैं इसको रजत? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ बेटा, अपना कैमरा ऑन रख, तभी रिलेट कर पाऊंगा ढंग से सर। यस, एक हाँ गाइस, बाकी लोग भी प्लीज कैमरा ऑन करो, धीरे धीरे सबके बंद हो जाते हैं कैमरास। गाइस प्लीज कैमरास ऑन करो अपना। गाइस आई एम वेटिंग, प्लीज जल्दी से कैमरास ऑन करेंगे। स्नेहा, परीक्षा, प्लीज ऑन रखा करो। तो अगर कोई आप टेंजिबल एसेट, अगर कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट आप खुद बना रहे हो और वो अभी पूरा नहीं बना है, ठीक है, अभी इन दी प्रोसेस है, ठीक है, अभी पूरा नहीं बना है, तो उसको क्या बुलाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। पर लेकिन क्योंकि कैपिटल नेचर का, इसीलिए इसको क्या बुलाएंगे, कैपिटल वर्क इन। समझ आया? तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा फिक्स्ड एसेट हो गया जो अभी इन प्रोग्रेस है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। जैसे ही बन जाएगा तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। समझ आया रजत? क्लियर हुआ? यस सर। अब सेम चीज अगर हम इंटेंजिबल में बात करें, अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने पेटेंट के लिए फॉर्मूला बनाया था ना, तो फॉर्मूले के लिए रिसर्च चल रही है, तो जब रिसर्च कर रहा हूँ, अभी रिसर्च का ही फेज चल रहा है, जब तक फॉर्मूला पूरी तरह से बना नहीं है तब तक मैं उसको क्या बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? और जैसे ही बन जाएगा तो मैं इसको कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों वर्ड्स को देख करके, ये कुछ नहीं है कि आप अगर इन हाउस बना रहे हो और पूरी तरह से अभी नहीं बना है तो आप इसमें क्लासिफाई करो। क्लियर है गाइस? ठीक है यस सर। ओके, अब बात करते हैं जो ऊपर हमने छोड़ दी थी चीजें उनकी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक आप चलाने वाले हो, यानी अगले 12 महीने में नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे थे, मैंने किसी के शेयर्स खरीद लिए, टाटा, रिलायंस, इनके शेयर्स खरीद लिए, और मेरी ये इंटेंशन है कि मैं अगले 12 महीने में इसको नहीं बेचूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और क्या और एग्जांपल हो सकता है, हमने बैंक में एफडी करा दी 5 साल के लिए, तो वो भी क्या हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट, कहीं भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो आउटसाइड योर बिजनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन मोर देन 12 मंथ, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा। इसी तरह से लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस क्या होता है, लंबे समय के लिए किसी को लोन या एडवांस आपने दिया, यानी बिजनेस ने दिया। हमने एग्जांपल्स किए थे कि बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, अरे दे भी तो सकता है ना। मैंने एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आया, वो कहे कि भाई मेरे घर में शादी है और मुझे पैसे की जरूरत है, तो प्लीज मुझे लोन दे दो, और मैं ये लोन 2 साल में चुका पाऊंगा, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म नेचर का। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अगर कोई भी और नॉन करंट एसेट है जो कि इनमें क्लासिफाई नहीं हुआ, इन तीनों में बच गया है, तो वो कहाँ चला जाता है, अदर नॉन करंट एसेट। क्लियर है गाइस? तो ये मोटा मोटा 4 बाइफरकेशन हो गई आपकी नॉन करंट एसेट। अब एक चीज रह गई है, वो क्या है, फिक्टिशियस एसेट। क्लियर है? सब लोग इसको नोट कर लो, मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा कि फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, अभी सिर्फ बहुत ही हल्का सा बताने की आइडिया दूंगा, क्योंकि इसके लिए पहले थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग की और आपको पहले गेन करनी पड़ेगी, तब अच्छे से समझ आएगा, बट मैं मोटा मोटा बताने की कोशिश करूंगा। देखो, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट तो आपको समझ आएगा, ये तो एक्चुअली एसेट्स है,
तो एक्चुअली एसेट्स हैं, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो आप ओन करते हो, है कि नहीं है, या फिर राइट टू रिसीव मनी है, जो हमने दो चीजें एसेट में समझी थी। क्यों रजत? तो ये दो चीजें तो क्लियर है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ये तो दो Yes, sir. ऐसी चीजें, या तो थिंग्स विच बिजनेस ओन या बिजनेस एज अ राइट टू रिसीव। फिक्टिशियस एसेट, नाम से ही पता चलता है। फिक्टिशियस का मतलब क्या है? झूठा, बनाया हुआ, मन घड़त। अगर मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो यानी होता है मन घड़त, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली एसेट नहीं है, ये एक्चुअली एसेट नहीं है, पर नहीं है। अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इसको एसेट्स में दिखाना पड़ता है। अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इसको एसेट्स में दिखाना पड़ता है। अब ऐसे क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें दिखाना पड़ रहा है, ये हम जब पूरा करेंगे, समझेंगे, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि देखो इस वजह से ये फिक्टिशियस एसेट में हम दिखा। क्लियर है गाइस? और इसके लिए Yes, अभी sir. अभी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी जब हम पहुंचेंगे, अभी शायद इसी चैप्टर में मैं थोड़ा सा आपको और आइडिया दे दूंगा। अभी हम सीखेंगे एक्सपेंसेस, अलग अलग तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, वहां पे एक और आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। जब वहां वो टॉपिक अभी मैं बताऊंगा, तो उसके बाद मैं वापस यहीं पे आऊंगा, रिलेट करूंगा उसको फिक्टिशियस एसेट से, तो बताऊंगा अभी इस चीज। पर फिलहाल मोटा मोटा इतना समझ के चलो, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? ये एक्चुअली एसेट नहीं है। ये एक्चुअली है क्या? ये एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको मल्टीपल ईयर्स में मिलना होता है, ठीक है, और अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए आपको ये एसेट में दिखाना होता है। फिलहाल इतना समझो, बाकी में अभी क्लियर है रजत? यहाँ तक क्लियर है Yes, बेटा? sir. आगे चलते हैं, जरा एक दो चीजें और करते हैं, फिर मैं डाउट्स लेता हूँ जिन जिन के डाउट्स रह गए हैं। हाँ जी, रिसीप्ट्स। अब ये जरा ध्यान से सुनना, ये ना ऐसे ऐसे टर्म्स हम आने वाले हैं जो बड़े कंफ्यूज करते हैं, बड़े एक जैसे से लगते हैं, ठीक है, तो प्लीज जरा ध्यान देना यहाँ पे। हाँ जी, रिसिप्ट का मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब मिलना, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब मिलना, यानी जैसे कि मुझे कहीं से भी पैसे मिले तो मैं उसे क्या बोलता हूँ? रिसिप्ट, कि आई हैव रिसीव्ड सो मच मनी। क्लियर रजत? अब अगर मैं इसको बाइफरकेट करूँ तो रिसिप्ट दो तरह की हो सकती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी सेकेंड इज कैपिटल रिसिप्ट। तो दो तरह की रिसिप्ट हो सकती हैं, जरा यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है और एक हो सकती है कैपिटल रिसिप्ट। अगेन ये चीजें आपको मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या होता है जरा देखेंगे। आप बिजनेस कर रहे हो बेटा, बिजनेस में रेगुलरली क्या ट्रांजेक्शन करते हो रजत? बताओ जरा, रेगुलरली क्या करते हो? किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? पहले तो ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ये फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा रेगुलरली? Sir, furniture की सेल. फर्नीचर की सेल, मैं फर्नीचर खरीदूंगा बेचूंगा, खरीदूंगा बेचूंगा बेचूंगा, तो मेरे को रिसिप्ट रेगुलर नेचर की क्या आ रही होगी? Sir, जो मैं अपना revenue. जो अपना फर्नीचर बेच रहा होगा वही आ रही होगी, यानी सेल Yes, ऑफ sir. गुड्स। तो जिस चीज में बिजनेस डील करता है, जब आप उसका सेल करते हो रेगुलर नेचर में, तो वो आपकी क्या कहलाती है? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज रेगुलर या रेकरिंग रिसिप्ट, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, ये रेगुलर या रेकरिंग नेचर का है, यानी ये बार बार आपको रिसिप्ट मिलती रहेगी, रेगुलरली ये रिसिप्ट आपको मिल रही होगी। और इसमें कवर क्या होगा? सेल ऑफ गुड्स एंड Purchases. सर्विसेज, नॉट परचेज। अभी हम रिसिप्ट की बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा तो कहाँ से आएगा? जब हम बेचेंगे, जब हम खरीदेंगे, उसको हम Yes. अगली टर्म आगे जाकर है कि एक्सपेंडिचर, वहां बात करेंगे कि पैसा खर्च कहाँ होगा, ठीक है। तो पैसा आ कहाँ से रहा है? एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी जो रेगुलर नेचर की हमारी रिसीव हो रही है, रिसिप्ट हो रही है इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। कहाँ कैसे होती है? या तो हम गुड्स बेच रहे होंगे या सर्विसेज बेच रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ, वो ऊपर वाली रेगुलर थी, ये वन टाइम होती है, यानी ये नॉर्मली हर साल या बार बार नहीं हो रही होगी, इसका नेचर रेगुलर या रेकरिंग नेचर नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसी रिसिप्ट होगी, कौन सी होगी? इसके अंदर क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे आप आपके पास जो फिक्स्ड एसेट थे, बिल्डिंग थी, आप बिजनेस में यूज कर रहे थे। अब मैं कोई बिल्डिंग रोज खरीदूंगा बेचूंगा थोड़ी ना, मेरा बिल्डिंग खरीदने बेचने का काम थोड़ी ना है, भाई मैं बिल्डिंग बिजनेस में यूज कर रहा था। लेकिन अब बाई चांस मेरे को अब बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, या उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैंने सोचा इसको रख के क्या करना है, इसको बेच देते हैं। तो जब मैंने उसको बेचा तो मेरे को जो पैसे मिले उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? समझ आ रहा है? Yes, sir.
क्लियर हो गया। इसी तरह और एग्जांपल है, मैंने बताया क्या है, ये वन टाइम नेचर की होती है, ये रेगुलर नहीं होती, जरूरी नहीं है कि ये हर साल होगी, ठीक है, जरूरी नहीं हर साल होगी, और किसी पर्टिकुलर ईयर में भी जरूरी नहीं है कि बार बार होगी। तो उस तरह की नेचर की रिसीट्स को क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास ओनर से 10 लाख रुपए आए, क्या ओनर बार बार पैसे लगाता रहेगा बिजनेस में? नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली उसने एक बार पैसे लगाए, जो खरीदना था खरीद लिया, फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा पैसे लगाएगा। पर ये थोड़ी ना होता है कि हर रोज या हर महीने पैसे लगा रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। इट इज नॉट अ ऑफर रेकरिंग बेस। समझ आ रहा है? तो ये भी रिसीट कौन सी कहलाएगी, कैपिटल रिसीट। क्लियर? तो मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई कराने की कि एक आसान तरीके से, कि अगर रेगुलर नेचर की रिसिप्ट होती है तो वो आपकी रेवेन्यू नेचर की हो गई, और अगर आपकी रेगुलर नेचर की रिसिप्ट नहीं है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं वन टाइम नेचर की रिसिप्ट है, तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है रजत? यस समझ सर। आया? तो जरा देखिए, जरा जल्दी से देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ, देखो, गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से आपको रिसीव हो रही है। और भी रेगुलर नेचर की रिसिप्ट क्या होती है, अगर मान लो मैंने किसी को लोन दे रखा है तो मुझे वहां से इंटरेस्ट मिल रहा होगा रेगुलरली, हर महीने इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा रखी है तो मुझे वहां से रेंट मिल रहा होगा। तो दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर है गाइस? आगे चलते हैं। देखो कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे क्या लिखा था, ये रहा कैपिटल रिसिप्ट। देखो, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन से आपको पैसा मिल रहा है जो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, यानी नॉर्मल जो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती, जो आमतौर पे आप नहीं करते, यानी वन ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्लियर हो गया? समझ आया? हाँ रजत, यस सर। क्लियर है बेटा? ओके, अब आगे चलते हैं, जरा ध्यान देना। तीन तरह के एक्सपेंडिचर है, और ये लास्ट करेंगे आज, फिर क्लोज करेंगे बेटा। हमने एक टर्म सीखी क्या, रिसिप्ट। रिसिप्ट दो तरह की थी, रेवेन्यू और कैपिटल। अब हम सीख रहे हैं एक्सपेंडिचर। तो भला ये एक्सपेंडिचर क्या होता है, और एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, कैपिटल, रेवेन्यू, और एक और होता है डेफर्ड रेवेन्यू। तो जरा ये समझते क्या होता है। देखो, मैंने यहाँ पे समझा रखा था, यहीं पे देखो, एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। जैसे अभी हमने समझा, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है जो आपकी रेगुलर नेचर की है, जो आप बार बार रिसीव कर रहे हो, और जो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से हो रही है, यानी जो मेरा मेन काम है उससे जो मुझे रिसिप्ट मिल रही है, वो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट। सेम चीज एक्सपेंडिचर के लिए, कि जो आपका मेन काम है उसके लिए जो आप रेकरिंग एक्सपेंस कर रहे हो, जो आप हर साल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको हमने आसान भाषा में जब हमने पढ़े थे, 5 कैटेगरी पढ़ी थी ना अकाउंट्स की, 5 कैटेगरी कौन कौन सी थी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, और क्या पढ़ा था एक आखिरी, रजत? सर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस। मैंने एक्सपेंडिचर नहीं लिखा था, एक्सपेंस। एक्सपेंस लिखा था। ध्यान से देखो, वापस से देखो सारे लोग, जब मैंने शुरू में क्लास ली थी, सेकंड क्लास में मैंने कराए थे, 5 कैटेगरीज बताई थी जिनमें आप कोई भी अकाउंट्स को क्लासिफाई करोगे। क्या क्या थी वो 5 कैटेगरी? पहली थी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये तीन तो पता ही है आपको। फिर मैंने बताया था रेवेन्यू, ठीक है, और लास्ट क्या बताया था आपको, एक्सपेंस। तो रेवेन्यू तो ऊपर अभी चला गया, रेवेन्यू रिसीप्ट, दैट इज नथिंग बट रेवेन्यू, वो उसी की बात कर रहा है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट इज नथिंग बट एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में फर्क है, ध्यान से समझना। हम आम भाषा में सेम जरूर यूज कर देते हैं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस बोल देंगे, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा फर्क है। एक्सपेंडिचर वर्ड वाइडर वर्ड है, जिसके अंदर कैपिटल नेचर का भी खर्चा आता है, रेवेन्यू नेचर का भी आता है, और एक डेफर्ड रेवेन्यू भी आता है। एक्सपेंस जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ उसी साल से रिलेटेड खर्चे की बात कर रहे होते हैं, जो रेकरिंग नेचर का खर्चा होगा आपका, ठीक है, जो बिजनेस चलाने के लिए आमतौर पे आप खर्चा करते हो, उससे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आई बात रजत? सर। क्लियर है बेटा? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे हमने बात करी थी वहाँ एक्सपेंस में कितनी सारी चीजें बोली थी, क्या क्या खर्चे आप करते हो बिजनेस को करने के लिए, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, वाटर एक्सपेंस, ये सब क्या है आपका एक्सपेंस बोलते थे हम जिसको आम भाषा में, अब टेक्निकली उसे क्या बुलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। आपको याद होगा मैंने उस समय भी शुरू में एक वाली बात करी थी कि यार अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तब भी तो हम खर्चा कर रहे हैं, जिस समय मैं ये आपको पांचों कैटेगरी बता रहा था।
मैंने कहा था जिस हम जो एसेट खरीद रहे हैं वहाँ भी तो खर्चा तो वहाँ भी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक्सपेंस को ही खर्चा क्यों लिख रहे हैं? तो मैंने बताया था कि जो चीज़ें एसेट पे कवर हो गई वो हम एक्सपेंस पे कवर नहीं करें। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस आता है जो रेकरिंग नेचर का होता है, और जो आप एसेट्स को खरीदने के लिए खर्चा करते हो उसको हम बुलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? आपने लैंड परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, व्हीकल परचेज करा, ये सारी चीजें क्लियर। तो पहले तो ब्रॉडली ये दो चीजें समझते हैं। जितने भी खर्चे हैं बिजनेस के हम उसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक्सपेंडिचर मींस खर्चा, ठीक है, उनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो रेवेन्यू नेचर का हो गया, यानी जो साल दर साल आप अपना बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा करते हैं। आप सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉयज को, जो भी आपने बिल्डिंग खरीदी है, मशीन खरीदी है किराए पे, आप उस पर किराया दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब खर्चे करते हो, ये सब क्या है? रेवेन्यू, ठीक है। और जो आप एसेट्स को खरीदने के लिए खर्चे करते हो उसको क्या बुलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है गाइस? तो ये याद रखना, जब भी मैं एक्सपेंस वर्ड बोल रहा हूँ तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रहा हूँ। जब हम वहाँ एसेट, एक्सपेंस ये सब बात करते हैं तो जब मैं एक्सपेंस बोलता हूँ, एक्सपेंस विल ऑलवेज रेफर टू रेवेन्यू। क्लियर हुआ रजत? सर ठीक है। अच्छा, होता क्या है, एक और इसका तरीका है समझने का। एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपका उसी साल तक का होता है, ठीक है। जो भी आप एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट उसी साल तक का होगा। ये एक और तरीका बता रहा हूँ, एक और ट्रेड बता रहा हूँ टू आइडेंटिफाई बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो मैंने क्या बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग होगा, हर साल आप वो खर्चा कर रहे हो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वन टाइम होगा, ये हर साल नहीं, बार बार नहीं होगा। जैसे कि आप हर साल बिल्डिंग खरीदोगे नहीं, लेकिन आप हर साल सैलरी तो दोगे, हर साल रेंट तो दोगे, ये चीज तो रेकरिंग नेचर की है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो एक डिफरेंस तो ये। दूसरा तरीका बता रहा हूँ आइडेंटिफाई करने का दोनों में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ उसी साल तक लिमिटेड होता है। जैसे अगर आपने रेंट दिया, उस पर्टिकुलर महीने का, तो आपका वो उसी महीने तक वैलिड रहेगा ना, अगले महीने फिर दोबारा से रेंट देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कई सालों तक चलता है। अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी तो गाड़ी का बेनिफिट तो कई सालों तक रहेगा ना मेरे पास। बार बार गाड़ी के लिए पैसे थोड़ा ना देने पड़ेंगे, तो एक बार दे दिए। सिमिलरली अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो उसका बेनिफिट मेरा कई सालों तक रहने वाला है, बिल्डिंग कई सालों तक चलेगी मेरे पास। समझ आ रही है बात? तो एक और तरीका हो गया टू आइडेंटिफाई बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट सिर्फ उसी साल तक रहने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जिसका बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स तक आपको मिलने वाला है। क्लियर है रजत यहाँ तक? यस सर। अब एक बीच की कैटेगरी आ गई, जिसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। बीच की कैटेगरी मतलब कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जिनका बेनिफिट सिर्फ एक साल तक लिमिटेड नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कि कई सालों तक मिलता रहेगा, नहीं, कुछ लिमिटेड ईयर्स तक मिलेगा। जैसे एडवर्टीजमेंट। हाँ, 5 मिनट में क्या बनता है रजत? क्या? 5 मिनट में क्या बनता है? मैगी। मैगी, सबको पता है 5 मिनट में मैगी बनती है। दाग अच्छे हैं किसके? कौन सा ऐड है? मैगी का। अबे दाग अच्छे हैं पूछ रहा हूँ, मैगी से दाग अच्छा दाग अच्छे क्या होता है? सर, डिटर्जेंट। कौन सा डिटर्जेंट सिर्फ है? ये नाम याद नहीं है सर इसका। बेकार हो गया उनका एक्सपेंडिचर सारा है, तू नाम भूल गया। किसी को याद है क्या नाम है? दाग अच्छे हैं, कौन बताएगा मुझे? ईशा, हाँ भाई ईशा, कौन सा है? सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल। अरे तूने उनका पैसा बेकार कर दिया, वो बेचारे इतना खर्चा कर रहे हैं दिमाग में बिठाने के लिए, तुम्हारे दिमाग में बिठाने के लिए कि देखो दाग अच्छे हैं, तुम्हारे को याद आना चाहिए सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल। हाँ चलो कोई बात नहीं। पॉइंट इज, देखो समझो, सिंपल पॉइंट यहाँ पे ये मैं समझाना चाह रहा था कि कभी भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा किया जाता है तो उसका बेनिफिट सिर्फ उसी पीरियड तक लिमिटेड नहीं। मान लो मैंने इस साल 1 लाख, लेट्स से 5 लाख रुपए खर्च किए, मान लो मैंने इस साल 5 लाख रुपए खर्च किए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के, तो मैं क्या बोलूंगा मेरा इस साल का 5 लाख का खर्चा हो गया? नहीं, ये गलत है। मैं ये नहीं कह सकता मेरा ये 5 लाख का इस साल का खर्चा हो गया, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं एस्टिमेट करता हूँ मुझे 5 साल तक मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो पहली बात तो मैं इसको किस कैटेगरी में डालूंगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू नेचर का तो है, लेकिन सिर्फ इसका एक ही साल तक का बेनिफिट नहीं है, इसका कई सालों तक बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है। इसीलिए एक और कैटेगरी आ गई, क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एग्जांपल दिया किसका? एडवर्टाइजमेंट।
क्या एग्जांपल दिया रजत, कितने पैसे खर्च किए थे बेटा मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए? 5 lakhs. 5 लाख। और मैंने ये एज्यूम किया फॉर एग्जांपल, अभी एस्टिमेट किया कि हमारा इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरा ये बेनिफिट 5 साल तक मिलने वाला है और मैंने अभी 5 लाख रुपए खर्च किया, तो मैं इसको सारा का सारा तो इस साल का खर्चा नहीं मानूंगा। तो इस साल का मुझे कितना खर्चा मानना चाहिए? 5 लाख अपॉन 5 यानी 1 lakh. यानी हर साल मुझे 1-1 लाख रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? अब होता क्या है, मैंने पेमेंट तो एक साथ कर दी 5 लाख की, लेकिन आप कह रहे हो इसको 5 साल तक धीरे धीरे करके डेफर करो। ध्यान से देखो वर्ड कहाँ से निकला, डेफर करो, धीरे धीरे करके डेफर करते जाओ। 1 लाख इस साल रिकॉर्ड करो, 4 लाख को डेफर करो, 4 लाख हम अगले साल रिकॉर्ड करो। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक? फिर अगले साल 4 लाख में से 1 लाख रिकॉर्ड कर लो खर्चा, और फिर 3 लाख को डेफर कर दो, 3 लाख बाद में दे दो। समझ आ रहा है? इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? हाँ जी, रजत समझ आया ये बात? Yes sir. ओके, हाँ जी। तो अब ध्यान से सुनना, जब आपने 1 लाख तो इस साल रिकॉर्ड कर दिया, कितना बचा था बेटा जो आपने डेफर किया? 4 lakhs. 4 लाख, 4 लाख रुपए बच गए थे। अब आपको उसको अपनी बुक्स पे कहीं तो दिखाना पड़ेगा, तो आप उसको कहाँ दिखाते हो? थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया था, कहाँ दिखाएंगे? फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। तो उसको हम अपने एसेट्स में दिखाते हैं, किस नाम से? फिक्टिशियस एसेट। क्लियर? क्योंकि मैं मेरी बुक्स में रिकॉर्ड तो 5 लाख हुए, खर्चा मैं 1 लाख मान रहा हूँ इस साल का, तो बाकी 4 लाख कहाँ जाएंगे? कहीं तो दिखाने पड़ेंगे। तो एज पर अकाउंटिंग रूल्स मुझे उसको एसेट्स में दिखाना होता है। अगेन मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ अभी ब्रॉडली बताने का, जब आप एक्चुअली करोगे ना अकाउंटिंग, तब आपको समझ आएगा। जब डेबिट क्रेडिट जर्नल ये सब सीख लोगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि उसको एसेट्स में दिखाते हैं, एसेट्स में क्यों दिखाते हैं। कईयों के दिमाग में आ रहा होता है सर लाइब्रेरी में क्यों नहीं दिखाया या किसी और चीज में क्यों नहीं दिखाया। उसका रूल समझ में आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। बट इतना पॉइंट समझ आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का जिसका बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स में मिलना है, और क्योंकि मेरे को उसको डेफर करना है, धीरे धीरे करके उसको खर्चा दिखाना है, तो जितना मैं डेफर कर रहा हूँ उसको कहाँ दिखाऊं? तो उसको मैं दिखाता हूँ एसेट्स में, किस नाम से? फिक्टिशियस एसेट। इसीलिए मैं बोलता हूँ फिक्टिशियस एसेट है क्या? इट इज अ एक्सपेंडिचर व्हिच इज डेफर्ड, ठीक है। इट इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज एक्चुअली नॉट एन एसेट, इट इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज डेफर्ड फॉर द टाइम बीइंग टू बी शोन अंडर एसेट्स। क्लियर हो गया? समझ आया? मैंने कोशिश करी है आज आपको फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट अगेन नोट कर लो, बाद में समझेंगे डिटेल में दोबारा, लेकिन मैंने कुछ कोशिश करी है कि अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाए विद एन एग्जांपल, के दिमाग में ये रहे कि हाँ फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर। हम और अच्छे से करेंगे जब आप थोड़ा सा जर्नल लेजर ये चीजें सीख। क्लियर? आज तो आप डाउट्स ले लेते हैं, आज यहाँ तक खत्म। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ गाइस, ले लो। और फिर मैं डाउट्स ले लेता हूँ। प्रियांशी आपका डाउट पूछे, आपका हैंड रेज दिख रहा है, तो आपके पास अभी आता हूँ। सर मुझे डाउट है कि आपने बोला कि एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एंड सिमिलरली कैपिटल रिसीप्ट बेटा एक एंड बार दोबारा कैपिटल बोलना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर। सॉरी बीच में कुछ शोर हुआ था तो आपकी आवाज खो गई थी, दोबारा बोलो। सर आपने अभी रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर में बताया कि रेवेन्यू एंड कैपिटल 2 टाइप्स के हमारे पास रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, बट सर जैसे जो हमें अभी तक पता था कि रेवेन्यू मीन्स हमारी कमाई एंड इनकम, और कैपिटल मीन्स जो ओनर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो सर फिर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे रिलेट कर सकते हैं? ओके, मैं समझा। देखो एक्चुअली आपको मैंने यहाँ बताया था 2 तरह की चीजें। देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखना जो मैंने बताया। ओके सर। यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू नेचर का होता है